हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड देखेंगे। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने ऑलरेडी रिंग के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की देख रहे हैं। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन और अ फील्ड डी is the least integer n for which n dot e is equals to 0। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है ना इंटीग्रल डोमेन का और फील्ड का, ठीक है, वो क्या होगा, ये n, ये जो n है ना ये होगा। और ये जो n है क्या है कि जब आप कोई भी आपके पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को जब आपने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास आया ज़ीरो। अब हो सकता है बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हों जिसको आप जब आइडेंटिटी से डॉट मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो आपको ज़ीरो मिल रहा होगा। तो उन पॉजिटिव इंटीजर्स में से सबसे छोटा जो लीस्ट इंटीजर होगा वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन और अ फील्ड। ठीक है, तो आपके पास में ये क्या आ गया, लीस्ट इंटीजर n, जिसके लिए n डॉट ई ज़ीरो के इक्वल हो। इफ़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट देन d इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि आपके पास में n डॉट ई ज़ीरो आ ही नहीं रहा है ना, ज़ीरो आ ही नहीं रहा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, d इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक 0, तब आप उसको कैरेक्टरिस्टिक 0 बोल दोगे। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट if characteristic of any integral domain or a field is finite n, then n is equals to d comma plus and order of e। देखो क्या लिखा है, therefore it is clear that if the characteristic of any integral domain or a field is finite n, अगर आपके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इंटीग्रल डोमेन का या फिर किसी फील्ड का, ठीक है, तो ये जो n है ना, ये जो n है ना वो क्या हो जाएगा, एक तो ऑर्डर ऑफ e के इक्वल हो जाएगा। अगर ये n आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक है किसी इंटीग्रल डोमेन का तो ये n जो है वो ऑर्डर ऑफ e हो जाएगा। ठीक है, और ये n क्या हो गया, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा। चलो अब देखो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड रैशनल नंबर वाला आपके पास में फील्ड है प्लस और मल्टीप्लाई के साथ में। ठीक है, रैशनल नंबर वाला है, इज 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, क्योंकि 0 क्यों है, रैशनल नंबर वाला जो फील्ड है ना, इसका आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे कोई n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए n डॉट 1 0 के इक्वल हो जाए। आई बात समझ में? तो जब ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता तो कैरेक्टरिस्टिक को आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन क्या है, Z7 इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सेट है, मॉड्यूलो 7 मतलब एडिशन मॉड्यूलो 7, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 दे रखा है, तो सेट कुछ इस तरह से बनेगा 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स हो गए 0 से लेकर 6 तक, इसका सेट बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या आएगा, 7। अब आप देखो कैसे निकाल सकते हो इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप कैसे निकाल सकते हो। आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप उतनी बार वो ऑपरेशन लगा के देखो, है ना, तो वो कब क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। n डॉट 1 यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे आप जब 7 को करोगे ना, 7 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से, अब ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 है, तो ये 7 आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कुछ ऐसा, क्या आ गया 7। चलो 7 को अब क्योंकि 7 आया है तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 है, तो 7 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 × 7 डिवाइडेड बाय 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 7 डॉट 1 करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 7 क्या हो गया, 7 आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन हो गया। और
हमने अभी क्या बोला था, ऊपर क्या बोला था कि अगर जो भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा ना, जो भी आपका इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वही ऑर्डर ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 1 है, यहाँ जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो किसके इक्वल हो गया, 7 के इक्वल हो गया। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जब आप 1 को आप ऐड करके देखो या मल्टीप्लाई करके देखो 7 बार, या आप बोल सकते हो कि आप ऐड कर सकते हो 1 को आप ऐड करके देखो 7 बार, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे इस तरह से 7 बार तो क्या आएगा 7, और क्योंकि यहाँ पे +7 लिखा है मतलब कि एडिशन मॉड्यूलो 7 है, तो जब आपने ऐड किया तो 7 आ गया। 1 को आपने 7 बार ऐड किया 7 आ गया, फिर वही 7 को आपने डिवाइड किया 7 से, तो 7 1 7 तो आ गया 0, ठीक है। तो वहाँ से देखो ऑर्डर ऑफ 1 भी तो 7 आ गया ना, आई क्या बात समझ में, ठीक है। इसीलिए हम जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है ना उसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो भी आपका इंटीग्रल डोमेन का या फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। ये कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड ही एक इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन या फिर फील्ड इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर, ठीक है। कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी है ना वो या तो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी। कैसे होगी प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो लेट आपने क्या मान लिया, ये मान लिया बी एन इंटीग्रल डोमेन डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये आपने एक इंटीग्रल डोमेन माना। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज 0, आप मान के ये चल रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस डी की 0 है, देन द थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या हो गई, ये जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था ना कि 2 केस होते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई ऐसा n एग्जिस्ट ही नहीं किया जिसके लिए n.1 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 बोल देते हैं हम, ठीक है। तो अगर ऐसा वाला केस हुआ कि जहाँ पे ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई, तो उसके लिए तो ये चीज़ थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है, कि या तो 0 होगी या फिर प्राइम नंबर होगा। तो ये तो प्रूफ हो गया कि 0 हो गई तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 0 नहीं हुई तो अगर 0 नहीं हुई तो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज p ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू शो दैट p इज़ प्राइम। हमें क्या शो करना पड़ेगा कि p प्राइम है, ठीक है। सपोज दैट p इज़ नॉट प्राइम, अब मान लो कि p जो है वो प्राइम नहीं है, देन p इज़ कंपोजिट इंटीजर। मान लेते हैं कि मान लो कि p प्राइम नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कर देंगे यार, ठीक है। तो एक बार मान के चल लेते हैं कि p प्राइम नहीं है, कंपोजिट मान के चल लेते हैं उसको, ठीक है। तो अगर p कंपोजिट है तो 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा यार, ठीक है। जैसे आपके पास में 12 होता है, 12 जो है वो किस 6 × 2 से बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो p जो है वो किन्हीं 2 से बन रहा होगा, p1 × p2 से बन रहा होगा, ठीक है। अब ये जो p1 × p2 है, ये p1 × p2 p के बीच में होंगे, मतलब 1 और p के बीच में आ रहे होंगे, आई क्या बात समझ में, ठीक है। 1 और p के बीच में आ रहे होंगे, p1 और p2, ठीक है। p से तो छोटे ही होंगे और 1 से तो बड़े ही होंगे, आई क्या बात समझ में। जैसे कि मैंने अभी बोला कि 12 है वो 6 × 2 से बन रहा है, तो 12 से तो छोटे ही है ना 6 और 2, ठीक है, और 1 से तो बड़े ही हैं, आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आता है। अब देखो नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज p। अब मान लो कि ये जो p जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, लेकिन नॉट प्राइम है, ये हमें पता है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक है तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब p.1 = 0 होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया, p.1 0 के इक्वल होना। p की जगह पे आपने क्या लिख दिया, p1 × p2 लिख सकते हो p की जगह पे, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा 1 को भी आपने क्या लिख दिया, 1.1 लिख सकते हो 1 को भी, ठीक है। मतलब दोनों तरफ एक और 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बोल लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p1 p2 1.1 है ना, = 0 को 1 से इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, p1 को आपने एक 1 के साथ में ले लिया और p2 को आपने एक 1 के साथ में ले लिया, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब देखो
अब आइदर P1, अब इन दोनों में से या तो ये ज़ीरो हो या फिर ये ज़ीरो हो, किसी एक का तो ज़ीरो होना बनता ही है ना, कोई एक तो ज़ीरो होगा ही। D इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। अब आपको ये पता है कि यार ये जो आपके पास में है, ठीक है, ये आपके पास में क्या इंटीग्रल डोमेन आप लेते हुए चल रहे हो, ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। अब ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज़ आइदर P1 और P2, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि या तो P1 कैरेक्टरिस्टिक होगी या फिर P2 कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। सो सिंस P1 एंड P2 ईच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन P, और आपको क्या पता है, यहाँ से इतना आपने देखा कि इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो P1.1 अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया तो इसका मतलब P1 जो है वो क्या हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर P2 जो है P2.1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो यहाँ से वही कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि P2 जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। तो सिंस P1 एंड P2 ईच इज़ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन P, और आपको पता है कि P1 और P2 दोनों ही क्या हैं, P से छोटे हैं, P से छोटे हैं P1 और P2, और अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, और P से ये दोनों छोटे हैं, तो सो इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, तो ये क्या पता, अब ये तो गलत हो गया ना अपना, हमने तो P को कैरेक्टरिस्टिक माना था। अगर P कैरेक्टरिस्टिक हम मान के चला था हमने, तो P1 और P2 जो हैं वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ये तो चीज़ गलत प्रूफ हो गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमने गलत माना था कि P जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ D, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो P कैन नॉट बी कॉम्पोजिट, इसका मतलब P जो है वो कॉम्पोजिट नहीं है। अगर P कॉम्पोजिट होगा, है ना, कि P अगर कैरेक्टरिस्टिक है और P कॉम्पोजिट भी है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास में जो P1 P2 निकलेंगे ना वो भी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, P जो है वो क्या होगा, प्राइम होगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ लिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी थ्योरम पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन पे, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।